गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पादप में जल अवशोषण का मार्ग, पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। पादप में जल अवशोषण का मार्ग। हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे कि प्लांट मैक्सिमम वाटर जो एब्जॉर्ब करता है वो कौन सी प्रोसेस से करते हैं, इनएक्टिव अब्जॉर्प्शन से, यानी कि निष्क्रिय अवशोषण से। अधिकांशतः निष्क्रिय अवशोषण से जल का अवशोषण होगा। अब जो रूट हेयर ने यानी कि मूल रोम ने जो जल का अवशोषण किया, कहाँ से किया? मृदा से। तो मृदा से जल कहाँ आया? मूल रोम में। और मूल रोम से जल कहाँ तक जाएगा? जाइलम तक। और जाइलम क्या करता है? विभिन्न भागों तक पादप का स्थानांतरण कर देता है। तो मूल रोम से जल किस तरीके से जाइलम तक पहुंचता है, इसे हमने क्या कह दिया? जल अवशोषण का मार्ग। इसे ही हम क्या कहते हैं? जल का पार्श्व प्रवाह। क्या बोलेंगे इसे? जल का पार्श्व प्रवाह। ये जो जल का पार्श्व प्रवाह है, यह पार्श्व प्रवाह 3 मार्ग द्वारा या 3 पथों के द्वारा होता है। वो 3 पथ कौन कौन से हैं? पहला एपोप्लास्ट मार्ग या एपोप्लास्ट पाथवे, जिसे हम बोलते हैं अपलवक मार्ग। देखिए, इसमें एपोप्लास्ट नाम को ही याद रखना, जनरली यही पूछा जाता है। मैं हिंदी के नाम जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, नॉलेज के लिए। इन्हें इंग्लिश के वर्ड से ही डिफाइन किया जाता है। तो पहला कौन सा हो गया? एपोप्लास्ट मार्ग। दूसरा है सिम्प्लास्ट मार्ग, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संलवक पाथवे, संलवक मार्ग। और यहाँ पे हमारे पास तीसरा मार्ग है रसधानीय पथ या वैक्यूलर पाथवे। तो 3 प्रकार के मार्ग से जल का क्या होगा? आपका मार्ग, जल आपका मूल रोम से कहाँ तक पहुँचेगा? जाइलम से। एपोप्लास्ट पाथवे यानी कि अपलवक, सिम्प्लास्ट यानी कि संलवक, और तीसरा कौन सा है? रसधानीय, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूलर पाथवे। क्लियर है कि ये जो अपलवक पाथवे है, यह नॉन लिविंग यानी कि क्या बोलेंगे हम? निर्जीव मार्ग है। कौन सा मार्ग है ये? निर्जीव। यानी कि यहाँ पे कोशिका के जो घटक काम में आते हैं, वो घटक कैसे होंगे? निर्जीव होंगे। सिम्प्लास्ट में जो मार्ग में जो कोशिकाएं आएंगी, कोशिका कौन से भाग आएंगे यहाँ पे? सजीव। और रसधानीय में कौन से आ जाएंगे? रसधानी यानी कि रिक्तिका। यहाँ पे जल कहाँ से गति करेगा? रसधानी से, यानी कि रिक्तिका के मार्ग से होकर गति करेगा। एपोप्लास्ट पाथवे को हम ऐसे याद कर सकते हैं, एपो से याद रख लीजिए, ओ से नॉन, ओ की ध्वनि आ रही है। तो एपोप्लास्ट मार्ग में कौन सा मार्ग आ जाता है? निर्जीव मार्ग। तो पादप में कौन सा भाग निर्जीव है? पादप की कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति कैसी भाग है? निर्जीव भाग। तो यहाँ पे जल का प्रवाह कहाँ से होगा? कोशिका की भित्ति से। और कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? लिग्निन और सुबेरिन की। तो देखिए, हम इसे हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो देखते हैं इसका डायग्राम। यह हम डायग्राम बना रहे हैं पादप की विभिन्न कोशिकाओं की। सबसे बाहर किसका आवरण होता है? कोशिका भित्ति का। और 2 कोशिकाएं परस्पर कोशिका भित्ति के द्वारा ही आपकी क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। ये हमने पादप कोशिका का डायग्राम बनाया है। देखिए, ये जो बाहर की तरफ बनाया है, ये क्या है? आपकी कोशिका भित्ति। इसे हम थोड़ा डार्क बना लेते हैं। 2 कोशिका भित्ति परस्पर जुड़ी हुई रहती है।
इसे हम क्या बोलते हैं, मध्य पटलिका। ये हम 11th में पढ़ चुके थे। तो बाहर की तरफ क्या हो गया, ये कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति के अंदर ये क्या है, कोशिका झिल्ली। ये क्या है, कोशिका की कोशिका झिल्ली। और हम जानते हैं कि दो कोशिका झिल्ली के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, कुछ प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। तो ये अवकाश कौन से है, प्लाज्मोडेस्माटा के। क्या होता है, कभी कभी दो कोशिका भित्ति के मध्य आपकी सेलुलोज हेमीसेलुलोज का जमाव नहीं होता, तो जो जीव द्रव्य परस्पर संयुक्त रहता है वो कौन सा स्थान हो जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा का। तो ये क्या है, आपकी कोशिका भित्ति। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ कौन सा भाग है, कोशिका भित्ति वाला भाग। ये बीच वाला भाग कौन सा हो गया, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये तो हो गया सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और ये वाला भाग कौन सा हो गया, प्लाज्मोडेस्माटा का। क्लियर है। अब देखिए हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, हमें पता है कि पादपों में मध्य में जो पादप कोशिका क्या पहचान है कि मध्य में केंद्रीय बड़ी रिक्तिका इनमें पाई जाती है, और केंद्रक क्या होता है, इनके साइड में उपस्थित होता है। तो ये मध्य में क्या है, इसके पास मध्य में बड़ी एक रिक्तिका पाई जा रही है। तो देखिए यदि हम कहते हैं एपोप्लास्ट मार्ग में, तो एपोप्लास्ट मार्ग में क्या होता है, आपको पता है कोशिका जो भित्ति है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, पूर्णतः पारगम्य होती है। तो पूर्णतः पारगम्य का मतलब है कि जल को यानी कि विलेयक और विलायकों को सबको प्रवेश करने देती है। तो इसमें जल क्या करेगा, आपका सीधा भित्ति से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोशिका भित्ति की सहायता से क्या करता है, गति करता है। इसमें कोशिका द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। क्लियर है। इस तरह का जो मार्ग है इसे हमने क्या बोल दिया है, एपोप्लास्ट मार्ग। कौन सा मार्ग हो गया ये, एपोप्लास्ट मार्ग। हमने क्या कहा था, एपोप्लास्ट मार्ग है वो कैसा मार्ग है, निर्जीव। एपोप्लास्ट मार्ग कैसा है, निर्जीव पाथ है, निर्जीव मार्ग है। यानी कि इसमें कौन शामिल होगा, कोशिका भित्ति शामिल होती है। तो हम बात करते हैं एपोप्लास्ट मार्ग की। तो जो पादपों में जो मुख्य जल का प्रवाह है मैक्सिमम, वो कहाँ से होता है, आपकी कोशिका भित्ति से। हम बात कर रहे हैं एपोप्लास्ट मार्ग की। तो एपोप्लास्ट मार्ग में क्या होगा, सबसे पहले देखिए निर्जीव मार्ग से या कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोशिकीय अवकाश से, अंतरा कोशिकीय अवकाश, इनके माध्यम से क्या होगा, जल का परिवहन होगा। पहले इसमें क्या, पहला पॉइंट क्या है एपोप्लास्ट में कि निर्जीव मार्ग से यानी कोशिका भित्ति से या अंतरा कोशिकीय अवकाशों की सहायता से क्या होता है, इसमें जल का गमन होता है। क्लियर है। इसमें क्या होगा, सेकंड पॉइंट, जो मुख्य जल का जो मार्ग है, जो अधिकांशतः जल क्या होगा, वो एपोप्लास्ट मार्ग से ही जाएगा। किसकी क्रियाविधि से जाएगा, ये विसरण की क्रियाविधि के द्वारा। कैसे गति करेगा, ये विसरण की क्रियाविधि के द्वारा गति करता है। तो जैसे ही मूल रोम से जल पहुंचा, तो मूल रोम से लेकर के कैस्पेरियन पट्टिका, कैस्पेरियन पट्टिका, हमें पता था कि कैस्पेरियन पट्टिका में क्या होता है, आपके जमाव पाया जाता है सुबेरिन का, और वो क्या होता है, जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। तो मूल रोम से लेकर के कैस्पेरियन पट्टिकाओं तक जल का जो गमन है, मूल रोम से लेकर के कैस्पेरियन पट्टिकाओं तक जल का गमन किसके द्वारा होगा, एपोप्लास्ट मार्ग के द्वारा होता है। क्लियर है। तो देखिए हमने पहली बात की एपोप्लास्ट पथ की या अपलवक पथ की। यह निर्जीव पथ होता है जो कि कोशिका भित्ति के माध्यम से जल क्या करता है, यहाँ पे गति करता है। कैसे गति कर रहा है, जल कोशिका भित्ति के माध्यम से जल गति कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पादप के अधिकांश निर्जीव भाग से पाया जा रहा है, और क्या होता है, यहाँ पे किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, विसरण की क्रियाविधि से होता है, और सर्वाधिक मात्रा में किससे होगा, एपोप्लास्ट मार्ग से होता है। फिर दूसरा हम बात करते हैं सिम्प्लास्ट मार्ग की। कौन से मार्ग की, सिम्प्लास्ट मार्ग की। सिम्प्लास्ट मार्ग क्या कह रहा है कि जल जो प्रवेश करता है वो जल क्या करता है, जीव द्रव्य से होता हुआ गति करता है। इसे हम दिखाने के लिए डॉट डॉट से दिखा देते हैं। जल कहाँ से गति कर रहा है, आपके जीव द्रव्य से गति कर रहा है, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कहाँ से पहुंच रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से। जो ये पहला वाला रास्ता ये एपोप्लास्ट का हो गया।
ये जो डॉट डॉट से हमने रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया है, जो जल का परिवहन हुआ, ये कौन सा हो रहा है? सिम्प्लास्ट मार्ग से। कौन से मार्ग से हो रहा है? ये सिम्प्लास्ट मार्ग से। सिम्प्लास्ट मार्ग क्या कह रहा है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सजीव मार्ग से। सजीव कौन सा भाग हो गया? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी कोशिका में जो द्रव्य उपस्थित होता है उसकी सहायता से, उसमें से होते हुए क्या करेगा? जल गति करेगा। और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कहाँ से जाएगा? ये प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कहाँ जाएगा? प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से। अब यहाँ पे जल के गमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी सहायता से होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है यहाँ पे। अब देखिए, जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली कैसी है? अर्धपारगम्य झिल्ली, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, लेकिन है तो अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से गमन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परासरण के द्वारा। यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं थी। कोशिका झिल्ली कैसी, कोशिका भित्ति कैसी होती है? पूर्णतः पारगम्य। तो यहाँ पे विसरण के द्वारा हो रहा था एपोप्लास्ट में, जबकि सिम्प्लास्ट में किसके द्वारा हो रहा था? परासरण के द्वारा जल का गमन हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है आपका? मैक्सिमम जो प्रतिरोध होता है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा यहीं पे, चूंकि प्रतिरोध हो रहा है, प्रतिरोध के विपरीत काम करेगी, इसलिए यहाँ पे किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और बहुत अल्प मात्रा में किससे होता है? सिम्प्लास्ट के माध्यम से। अब देखिए, जो तीसरा हमारे पास मार्ग है, वो तीसरा मार्ग कौन सा है? रिक्तिका का या रसधानीय पथ। तीसरा कौन सा हो जाएगा? रसधानीय पथ। ये बीच में हमने क्या बनाई थी? रिक्तिका। इसमें क्या हो जाएगा? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब जल गति करेगा तो किस में से होके जाएगा? रिक्तिका में से होके जाएगा। क्लियर है? एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका में जब जल जाएगा तो किससे जाएगा? रिक्तिका से होके जाएगा। और रिक्तिका की झिल्ली भी कैसी होती है आपकी? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो यहाँ पे भी कैसे होगा? ये परासरण की क्रियाविधि से संपन्न होगा। कैसे होगा? यहाँ पे भी परासरण की क्रियाविधि से। तो देखिए डायग्राम पे दोबारा गौर से देखिए, जो कोशिका भित्ति से होकर के जल जा रहा है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कोशिका भित्ति से, देखिए मार्कर पे ध्यान दीजिए, कहाँ चल रहा है हमारे जल की गति कैसे हो रही है। तो ये जो कोशिका भित्ति से होकर जल जा रहा है, तो कैसा हो गया? एपोप्लास्ट मार्ग। जब जल, अब यहाँ पे जल ऐसे गति ना करके कैसे गति कर रहा है? देखिए, जीव द्रव्य से होके सजीव भाग, जीव द्रव्य कौन सा भाग होता है? सजीव भाग। और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किससे जा रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा से। तो इसे कौन सा मार्ग बोल दिया हमने? सिम्प्लास्ट मार्ग। इसे कौन सा बोल दिया? इसे हमने कौन सा मार्ग बोल दिया? सिम्प्लास्ट। अगर देखिए, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, अंतर करने के लिए थोड़ा डार्क कर देते हैं इसे। अगर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब जल जा रहा है, और उस प्रक्रिया में किससे जा रहा है? ये कोशिका भित्ति से, सॉरी रिक्तिका से होता हुआ जा रहा है। जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल जा रहा है तो रिक्तिका से होता हुआ जा रहा है, यानी कि जल कहाँ प्रवेश कर रहा है? आपकी रिक्तिका में प्रवेश कर रहा है। तो इसे कौन सा बोल देंगे हम? रसधानीय या रिक्तिकीय पाथवे। क्लियर हो गया? तो आज हमने देखा पाथवे में जल अवशोषण के कौन कौन से 3 मार्ग हैं? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय मार्ग। क्लियर हो गया? मैक्सिमम किससे होता है? एपोप्लास्ट से होता है। मूल रोम से कैस्पेरियन पट्टिकाओं तक होता है। कैस्पेरियन पट्टिका में थोड़े से टाइम तक के लिए कौन सा आ जाएगा? सिम्प्लास्ट आ जाएगा। फिर पुनः कौन सा आ जाता है? आपका निर्जीव पाथवे आ जाता है। जो राजधानी परिपथ है, ये बहुत कम मात्रा में होता है या न के बराबर होता है। मेन तो कौन सा होता है आपका? एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट वाला मार्ग पाया जाता है। अब हम देखते हैं जल के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक के कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि जल अवशोषण की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पाथवे में जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखते हैं हम कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि जल अवशोषण की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला कारक है
मृदा में जल की मात्रा, मृदा जल की मात्रा। देखिए मृदा में कितना जल पाया जाता है, मृदा कितने जल को अपने पास बांध सकती है, कितने जल के साथ बंध बना सकती है, इसे हम क्या बोलते हैं? मृदा की जल धारण क्षमता। क्या बोलते हैं इसे? मृदा की जल धारण क्षमता। जिस मृदा की जल धारण क्षमता जितनी ज्यादा होगी, उस मृदा में जल अवशोषण को प्रभावित करने में पहला कारक है मृदा की जल धारण क्षमता या मृदा की मात्रा। मृदा के अंदर जितनी ज्यादा जल धारण क्षमता होगी, उतना ही अधिक क्या होगा, उसमें पादप उस मृदा में क्या कर सकेंगे? जल को अवशोषित कर सकेंगे। ठीक है। लेकिन अब जल के पास, मृदा के पास जो टोटल पानी है, टोटल जल है, वो पूरा ही पादप के लिए उपलब्ध नहीं होता है। हमें पता है केवल कौन सा जल पादप काम में लेंगे? केशिकीय जल को, कैपिलरी वाटर को ही पादप क्या कर पाते हैं? अवशोषित कर पाते हैं। तो मृदा में जल के पास जो मृदा के पास खुद का जो मृदा जल होता है, उस मृदा जल में से यदि हम गुरुत्वीय जल को हटा दें, गुरुत्वीय जल क्या होता है? वाटर टेबल का निर्माण करता है, भौम जल स्तर को बनाए रखने का काम करता है। यह पादपों के लिए अवशोषण के योग्य नहीं होता। यदि मृदा में कुल जल की मात्रा में से गुरुत्वीय जल को निकाल देंगे, तो जो टोटल मृदा में उपस्थित जल है, वो क्या कहलाता है? मृदा की जल धारण क्षमता। क्या कहलाएगी? मृदा की जल धारण क्षमता। और यह जल धारण क्षमता जितनी ज्यादा होगी, जल का अवशोषण भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो हमने देखा पहला कारक जो कि जल अवशोषण की क्रियाविधि को प्रभावित करता है, वो कौन सा हो जाएगा? मृदा की जल की मात्रा या मृदा की जल धारण क्षमता। दूसरा, अब जो मृदा में जल की मात्रा है, जो जल धारण क्षमता है, वो एक निश्चित स्तर तक होनी चाहिए। यदि मृदा में जल की मात्रा ज्यादा हो गई, यदि मृदा में जल की मात्रा बहुत अधिक हो गई, तो ऐसी मृदा को क्या बोलते हैं हम? जलाक्रांत मृदा। ये जो बाढ़ की कंडीशन में, जब बाढ़ आती है तो उस टाइम पे क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। तो ऐसी मृदा में जिसमें बहुत ज्यादा पानी है, जल की मात्रा अत्यधिक है, उसे हम क्या बोलते हैं? जलाक्रांत मृदा। अधिक पानी की उपस्थिति में भी पादप जल अवशोषण नहीं कर पाते, यानी कि क्या होता है इस कंडीशन में? जल अवशोषण की क्रियाविधि क्या हो जाती है? अनुपस्थित हो जाती है। क्यों? क्योंकि मृदा में जो वातन है, मृदा में जो मृदा की वायु है, वो क्या हो जाती है? यहाँ पे अनुपस्थित हो जाती है। मृदा में वायु नहीं रहती, मूल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो मृदा के जो तीसरा जो इसमें पॉइंट है, वो क्या है? मृदा वातन, यानी कि मृदा में वायु की मात्रा, मृदा वातन। देखिए हमने देखा था कि जो मृदा के कण जब व्यवस्थित होते हैं, तो इनके बीच में अंतराणविक अवकाश पाया जाता है। अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है? इसमें स्थान पाया जाता है। इस स्थान में क्या उपस्थित होती है? वायु उपस्थित होती है। तो वायु की उपस्थिति होना, मृदा के कणों के मध्य वायु पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जल का अवशोषण अच्छा होगा। जब यहाँ पे पानी आ जाता है, जलाक्रांत मृदा के टाइम पे जब यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जल आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जाएगा। हम देखते हैं कि जब आप मृदा में पानी डालते हो तो बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। वो बुलबुले क्या बताते हैं? कि जहाँ पे आपकी वायु का स्थान था, जहाँ पे वायु उपस्थित थी, वहाँ पे क्या हो गए? जल के अणु व्यवस्थित हो गए। अब देखिए, जब आप एक निश्चित सीमा से ज़्यादा पानी डालते हो तो क्या होता है? जितने भी मृदा में जहाँ वायु थी, वो बुलबुलों के रूप में निकल जाती है पूरी, और जितने भी इनके बीच के अवकाश थे, वहाँ पे क्या उपस्थित हो गया? आपका जल। यानी कि उस कंडीशन में मृदा के पास वायु नहीं है। जब मृदा के कणों के मध्य में वायु नहीं है, तो जो मूल है, मूल की कोशिकाएं जीवित होती है। अब जो मूल की कोशिकाएं हैं, इन्हें श्वसन करना है, और श्वसन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो मूल श्वसन नहीं कर पाती, इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसीलिए मूल क्या हो जाती है? मूल की कोशिकाएं मृत हो जाएंगी या नष्ट हो जाती है। जब मूल मृत हो गई है, मूल की कोशिकाएं नष्ट हो गई है, तो क्या ये जल अवशोषण कर पाएंगी? तो ये जल का अवशोषण नहीं कर पाएंगी। यद्यपि मूल के पास यद्यपि मृदा के पास जल की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन फिर भी वो जो जल उपस्थित है, वो पादपों के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसीलिए
मृदा के कणों के मध्य वायु का होना आवश्यक है ताकि मृदा जल अवशोषण की क्रियाविधि कर सके, मूल जल अवशोषण क्रियाविधि कर सके। यदि मूल ही नष्ट हो गई तो जल अवशोषण नहीं हो पाएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट जो इसे प्रभावित करता है वो क्या है? मृदा का तापमान। जनरली जो तापमान है सामान्यतः कितना होना चाहिए? 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है उस समय पे जल का अवशोषण अच्छे से होता है। यदि तापमान इससे कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए तो दोनों ही परिस्थितियों में तापमान कम या ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा? अवशोषण कम हो जाता है। इसी में लास्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? मृदा के विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता। देखिए मृदा में जो विलयन है, खनिज लवण है, वो उच्च मात्रा में नहीं होनी चाहिए। खनिज लवण कैसे होने चाहिए? सामान्य मात्रा में होने चाहिए। यदि विलयन उच्च सांद्र होता है, सांद्र विलयन होता है मृदा के पास, तो उसकी जल अवशोषण क्षमता क्या हो जाती है? कम। तो सांद्र विलयन में जल अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है। तो जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए? मृदा में जल की मात्रा, मृदा में वायु की उपस्थिति, मृदा का तापमान और मृदा विलयन में खनिज लवणों की सांद्रता। आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम रसारोहण की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।